नमस्कार दोस्तों, शिखर एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनील वर्मा। अगर आप MPPSC प्री, MPPSC फॉरेस्ट मेंस या ICAR की टेक्नीशियन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए, या किसी भी बायोलॉजी से संबंधित अगर कोई सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये पोस्ट आपके लिए या PDF आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं कुछ MCQ लेके आया हूँ साइंस के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और साथ में हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन निकलते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं पहले MCQ से। सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से पर्यावरणीय प्रदूषकों को कम करना कहलाता है। पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से पर्यावरणीय प्रदूषकों को कम करना क्या कहलाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं: बायोपायरेसी, बायोमैग्निफिकेशन, बायोरेडिएशन और बायोरिमीडिएशन। एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। प्रश्न कहना चाह रहा है कि सूक्ष्म जीवों के उपचार से पर्यावरणीय प्रदूषकों को कम करना क्या कहलाता है। तो हमारे ऑप्शन है बायोपायरेसी, बायोमैग्निफिकेशन, बायोरेडिएशन और बायोरिमीडिएशन। दोस्तों, इसका सही आंसर है बायोरिमीडिएशन। तो सूक्ष्म जीवों की सहायता से अगर पर्यावरण के प्रदूषकों को कम करना, ये होता है बायोरिमीडिएशन। आइए इसका विस्तार देखते हैं। बायोरिमीडिएशन, बायोरिमीडिएशन अर्थात जैव उपचार क्या होता है? हिंदी में बायोरिमीडिएशन को बोला जाता है जैव उपचार। अब जैव उपचार किस चीज में जैव उपचार? जैसे आज हमारी प्रकृति में प्रदूषण भारी मात्रा में हो रहा है, तो भारी मात्रा में प्रदूषण हो रहा है तो उसका कुछ साइंटिफिक एक नुस्खा निकाला गया है कि कुछ प्रयोग निकाले गए कि उसकी वजह से, या फिर कुछ प्राकृतिक चीज़ें भी होती है जैसे माइक्रोबैक्टीरिया या फिर कुछ फंगस, कुछ पौधे जैव उपचार का कार्य करते हैं। कौन कौन से पौधे? जैसे देखा जाए, एक फंगस, कुछ प्लांट और कुछ बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं कि जैसे प्रकृति में पाई जाने वाली बहुत सारी विषाक्तता या फिर उद्योगों से निकलने वाला कचरा, या जैसे सीवेज है। अब सीवेज का अगर अपचयन ना किया जाए या उसका सही विधि से उसका उपचार नहीं किया जाए तो प्रदूषण फैलाएगा। तो उसको वहीं पर निम्नीकृत या जैव निम्नीकृत करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे कहते हैं बायोरिमीडिएशन। इसे जैव उपचार बोला जाता है। दोस्तों, इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का पहला ऐसा माइक्रोबैक्टीरिया सूक्ष्म जीव जिसे पेटेंट करवाया गया था, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। आनंद मोहन चक्रवर्ती। हाँ, बायोरिमीडिएशन के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे आपने देखते होंगे अखबारों के माध्यम से कि कोई सा जहाज समुद्र में डूब जाने की वजह से वहाँ पेट्रोल के भंडार, जो पेट्रोल रहता है, ये पेट्रोलियम पदार्थ समुद्र की परतों को बिछा लेता है। या फिर अब इस पोल्यूशन को कैसे सोल्व किया जा सकता है? तो ये दोस्तों, इसके लिए आनंद मोहन चक्रवर्ती ने एक सुपर बग बैक्टीरिया, जो स्यूडोमोनास स्पीसीज होता है, स्यूडोमोनास, ये स्यूडोमोनास स्पीसीज के माध्यम से उन्होंने एक पेटेंट करवाया। ये क्या करता है कि जो समुद्र की परत पर, जो समुद्र पर पानी की परत पर जो पेट्रोलियम पदार्थ जो बिछा हुआ है उनका अपघटन कर देता है। कौन? सुपर बग, जिसकी वजह से वो पेट्रोलियम पदार्थों का अपचयन हो जाने की वजह से फिर ये प्रकृति सुयोज्य हो जाते हैं। इसी वजह से इसे बोला जाता है बायोरिमीडिएशन। अब हमारे कुछ ऑप्शन और भी थे
बायोपायरेसी, बायोमैग्निफिकेशन। अब इनके बारे में भी जान लेते हैं कि बायोपायरेसी क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। तो देखते हैं सबसे पहले बायोमैग्निफिकेशन। सबसे पहले देखते हैं बायोमैग्निफिकेशन को बोला क्या जाता है। बायोमैग्निफिकेशन जिसे बोला जाता है जैव आवर्धन। अब जैव आवर्धन आपने देखा होगा, इसका सिंपल भाषा में देखा जाए तो कि रसायनों का संचयन जैव आवर्धन कहलाता है। एक सामान्य परिभाषा में अगर बात किया जाए कि रसायनों का संचयन जैव आवर्धन। अब इसका एक अच्छा उदाहरण लेते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि समुद्र में भारी विषाक्तता होने की वजह से मछलियों में पारा अवशोषित हो जाता है, तो एक जैव आवर्धन का ही सबसे अच्छा उदाहरण है। अब जब मछलियों को मनुष्य खाएंगे तो उनमें भी जैव आवर्धन, तो मतलब कोई रसायन का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश जैव आवर्धन कहलाता है। ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम भी बताए गए हैं। अब प्रश्न की ही कड़ी में एक और बात करते हैं बायोपायरेसी, जो हमने ऑप्शन में दिया था। बायोपायरेसी क्या होता है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बायोपायरेसी मैं एक बार आपको एक उदाहरण की तरीके से समझाना चाहूँगा कि जैसे ये कोई एक देश है और ये दूसरा देश है। अब ये एक देश दूसरे देश से बिना अनुमति के या फिर उन्हें बिना कुछ क्षतिपूर्ति दिए इनके जैव संसाधनों का अगर जैव संसाधनों का उपयोग एक देश बिना अनुमति के करता है तो उसे जैव चोरी या बायोपायरेसी कहते हैं। हमने इसकी परिभाषा भी दी है कि बायोपायरेसी के अंतर्गत मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा या किसी संगठनों के द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों के बिना अनुमोदन व क्षतिपूरक व्यवस्था के जैव संसाधनों का उपयोग बायोपायरेसी कहलाता है। अब नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आपको एक प्रश्न की बदौलत 4 से 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्रश्न की प्रकृति की ओर देखते हुए नए प्रश्न पे बात करते हैं कि प्लाज्मोडियम की कौन सी संक्रामक अवस्था शरीर में प्रवेश करती है। प्रश्न बताया गया है कि प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मानव शरीर में प्रवेश करती है। तो आपको ऑप्शन दिए गए ट्रोफोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स, महिला गेमेटोसाइट्स और नर गेमेटोसाइट। प्रश्न की प्रकृति को अच्छी तरीके से समझिएगा कि प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था या कौन सी संक्रामक अवस्था मानव शरीर में प्रवेश करती है। ट्रोफोजाइट्स, स्पोरोजोइट, महिला गेमेटोसाइट या नर गेमेटोसाइट्स। तो दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए स्पोरोजोइट्स। अब कैसे होगा इसके बारे में हम अच्छी तरीके से विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। ये स्पोरोजोइट्स है। सबसे पहले हम सामान्य चीजें देख लेते हैं कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। क्या मच्छर की वजह से मलेरिया होता है? नहीं। जो मच्छर की लार्वा ग्रंथि में पैरामेशियम पाया जाता है, अगर उसकी स्पोरोजोइट अवस्था हमारे शरीर में प्रवेश करती है, हमारे लीवर में उनकी संख्याओं का गुणन करती है, जब जाके हमें मलेरिया होता है। दोस्तों मच्छर की अगर बात की जाए तो मच्छर आर्थ्रोपोडा संघ से आता है और जो ये पैरामीशियम है ये हमारा प्रोटोजोआ से आता है। तो ये एक परजीवी की तरह मच्छर में रहता है और जब ये परजीवी मानव शरीर में प्रवेश करता है एक स्पोरोजोइट अवस्था में, तब जाके मनुष्य को मलेरिया होता है। अब इसकी और कुछ रोचक जो बातें हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं।
ये कुछ करंट अफेयर से जोड़ने की हमने कोशिश की है कि आपकी कोई सी भी एग्जाम में ये यूज़फुल हो, कि जैसे विश्व की एकमात्र मलेरिया वैक्सीन जिसे मॉस्किरिक्स बोला गया है, मॉस्किरिक्स WHO द्वारा प्रमाणित वैक्सीन है, मलेरिया की प्रथम वैक्सीन जिसे मॉस्किरिक्स बोला गया है। एक और करंट अफेयर आपके लिए लेके आए हैं कि 2021 में चीन को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अब ये आपको बता दिया कि मादा एनाफिलीज द्वारा के मच्छर के काटने से, सिर्फ मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने, मादा मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है। ओके, और जो प्रोटोजोआसन की वजह से ही हमें मलेरिया होता है। ये इसका आपने डायग्राम से समझाने की कोशिश भी की है कि स्पोरोजोइट अवस्था जो आपको अभी डायग्राम बताया था, ये कुछ इस प्रकार की स्पोरोजोइट अवस्था होती है। जब ये लीवर में गुणन करेगी, अपनी संख्या बढ़ाएगी और यहाँ RBC को डैमेज करेगी और अपनी संख्या बढ़ाएगी, तो इसके लक्षण देखते हैं ना हम कि मनुष्य को ठंड लगकर बुखार आना, तो ये इसी की बदौलत है। और भी कुछ अवस्थाएं होती है, जैसे इसमें हमने मीरोजोइट अवस्था है, ट्रोफोजोइट अवस्था है, शाइजोन्ट। तो हमें सिर्फ एक ही अवस्था के बारे में बात करना है। प्रश्न की प्रकृति के अनुसार स्पोरोजोइट अवस्था ही मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है। प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए तीसरे प्रश्न पर आते हैं कि मुख्य रूप से मशरूम क्या है? क्या मशरूम पादप है? क्या मशरूम कवक है? क्या मशरूम शैवाल है, या इनमें से कोई नहीं? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मशरूम, जिसे हम कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, क्या होना चाहिए? तो मशरूम एक कवक होता है, इसका आंसर आएगा बी, कवक। इसकी हम विस्तृत रूप से चर्चा भी करेंगे। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं, इनके बारे में भी हम चीज़ें जान लेते हैं। कि इसका आंसर हुआ कवक। कवक को हम इंग्लिश में बोलते हैं फंगस, या कुछ इसे फंजाई भी बोला जाता है। फंगाई का अध्ययन जब विज्ञान की एक शाखा में किया जाता है उसे कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? माइकोलॉजी। अगर कवक का अध्ययन किया जाएगा तो माइकोलॉजी, और शैवाल का अध्ययन किया जाएगा तो फाइकोलॉजी। लिख देता हूं मैं आपको, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। जब एक और यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जब कवक और शैवाल जब दोनों साथ में मिलकर जीवन यापन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जैसे हम बोल सकते हैं कि लाइकेन एक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। लाइकेन चट्टानों पे ये मिलता है। यहाँ पादप और शैवाल का एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है लाइकेन। यहाँ से भी एक क्वेश्चन इसके अंदर से भी बनता है दोस्तों कि लाइकेन किसका सूचक है? प्रदूषण होता है तो उसमें प्रदूषक का किसका सूचक है? तो ये वायु प्रदूषक का सूचक है, वायु प्रदूषण का सूचक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आपके लिए नया क्वेश्चन लेके आए कि बादामी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूं कि बादामी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से होता है? क्या फल से होता है, क्या तिलहन से होता है, क्या मसालों से होता है, या उर्वरक से होता है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं कि बादामी क्रांति का संबंध किससे है। तो बादामी क्रांति का संबंध मसालों से होता है।
किससे होता है दोस्तों? बादामी क्रांति का संबंध मसालों से होता है। आइए इसके बारे में कुछ और विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। हमने आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश की है कि आपको इससे और अच्छे समझ में आए। मसाला जो बादामी क्रांति से संबंधित है। अब और कुछ भी देखते हैं इससे रिलेटेड और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे हरित क्रांति का संबंध किससे? तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से होता है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से होता है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से होता है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से होता है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का उत्पादन झींगा मछली उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से। रजत क्रांति का उत्पादन अंडा उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से। इंद्रधनुषी क्रांति इसका है सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करना। और लास्ट है अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। दोस्तों आगे बढ़ते हुए नए क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्या ये बरेली में स्थित है? क्या ये पटना में स्थित है? क्या ये भोपाल में? या इनमें से कोई नहीं? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन दिए आपको बरेली, पटना, भोपाल या इनमें से कोई नहीं। आइए इसका आंसर देखते हैं। बरेली ये संस्थान है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? बरेली में। नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि रानीखेत बीमारी किस जंतु से संबंधित है? प्रश्न एक बार और दोहरा देता हूँ कि रानीखेत बीमारी का संबंध किस क्षेत्र से या किस जंतु से संबंधित है? क्या ये गाय से संबंधित है? क्या ये बकरी से, मुर्गियों से, या इनमें से कोई नहीं? आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है मुर्गियाँ। दोस्तों रानीखेत जो बीमारी है वो मुर्गियों से संबंधित है। इसका एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है कि कुछ जब रानीखेत बीमारी हो जाती है तो कुछ इस प्रकार से जैसे उनमें डलनेस आ जाती है, डायरिया हो जाता है, उनकी गर्दन मुड़ जाती है। ये रानीखेत बीमारी के कुछ मुख्य लक्षण होते हैं। नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि पर्नीशियस एनीमिया विटामिन की कमी से होता है। तो हम इसमें आपसे पूछना चाह रहे हैं कि पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? एक बार और आपको दोहरा देता हूं कि पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। इसके ऑप्शन दिए हैं विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। वैसे इसका आंसर है विटामिन B12। इसके विस्तार से चर्चा करते हैं। ये पर्नीशियस एनीमिया है जो विटामिन B12 की कमी से होता है। अब इसके विस्तार के बारे में हम जान करते हैं। जैसे ये पूरा एक विटामिन का चार्ट है। अब आपको मैं समझाना चाहूँगा कि विटामिन सबसे पहले होते कितने प्रकार के। तो मुख्य रूप से विटामिन अगर देखा जाए तो बायोलॉजिकल दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। सबसे पहले हम देखते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। और फैट सोल्यूबल विटामिन के 4 टाइप्स होते हैं, ए, डी, ई और के। अब यहाँ से भी अंदर से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं कि कौन से विटामिन का रासायनिक नाम पूछ लेता है या फिर उनसे संबंधित बीमारियां पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम इन सभी के रासायनिक नाम पे बात करते हैं कि जो बी कॉम्प्लेक्स में है, तो बी कॉम्प्लेक्स में जैसे विटामिन B1 है, विटामिन B1 इसे थायमिन बोला जाता है। विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन बोला जाता है। B5 जिसे नियासिन बोला जाता है।
B7 बायोटिन बोला जाता है। इसी प्रकार देखा जाए तो B9 को फोलिक एसिड बोला जाता है। एनीमिया की जब, या फिर जैसे बोल सकते हैं कि महिलाओं में गर्भवती के समय फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती है, तो वो B9, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना है, इस वजह से आपको बता दिया है। एक B12 जिसे बोला जाता है कोबालामिन। एक और क्वेश्चन से मुझे एक फैक्टर याद आ रहा है कि मैं चाह रहा हूँ आपको बता दूँ कि जैसे एक नीट की एक एग्ज़ाम में पूछा था कि किस विटामिन में धातु पाई जाती है, तो एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें धातु पाई जाती है, तो वो है कोबालामिन, विटामिन B12। अब इसमें आपको बता दें कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों। कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हुए अब आगे बढ़ते हैं विटामिन सी पे, विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अब फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करते हैं कि विटामिन ए जिसे रेटिनॉल बोला जाता है, विटामिन डी जिसे कैल्सीफेरॉल बोला जाता है, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के फिलोक्विनॉल। आशा करता हूं आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं कि विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में किसे शामिल नहीं किया गया है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े कि विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में किसे शामिल नहीं किया गया है। जीवाणु, विषाणु, कवक या इनमें से कोई नहीं। आपके ऑप्शन है, एक बार वो प्रश्न सुन लीजिएगा कि विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में किसे शामिल नहीं किया गया है। हम पूछ रहे हैं कि विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में किसे शामिल नहीं किया गया है। क्या जीवाणु को शामिल नहीं किया गया था? क्या विषाणु को शामिल नहीं किया गया था? कवक या कुछ और? तो इसका आंसर होगा दोस्तों विषाणु। विटेकर जी ने अपने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया था उसमें उन्होंने वायरस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया था, इसमें उन्होंने विषाणु के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। थोड़ा विस्तार से और देख लेते हैं। वैसे सबसे अलग ही एक पूरा चैप्टर होता है 5 जगत वर्गीकरण, लेकिन हम इसका बस आपको समझाना चाहेंगे कि 5 जगत वर्गीकरण में क्या क्या चीज़ें होते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको समझाना चाहूँगा कि 5 जगत वर्गीकरण में सबसे पहले हम ही ले लेते हैं एनिमल, है ना, तो इसको रटने की जरूरत है नहीं। एक होता है प्लांट, तो 2 जगत तो आपके यही हो गए, एक तो प्लांट और एक एनिमल। हमें 3 जगत के बारे में ध्यान रखना है सिर्फ। एक होता है प्रोटिस्टा, एक होता है मोनेरा, एक होता है फंजाई जिसे हम फंगस या कवक बोलते हैं। ये तीनों को और वर्गीकरण किया। अब प्रोटिस्टा में किस चीज़ का वर्गीकरण किया था, मोनेरा में किस चीज़ का और फंजाई में किस चीज़ का, क्योंकि प्लांट का आपको बता दिया था मैंने इसमें कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, मांस है, फर्न है, ये सभी को इन्होंने प्लांट में लिया है। किंगडम एनिमल, इसमें उन्होंने इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, जंतु जितने भी हैं, अर्थवर्म, सभी को इन्होंने एनिमल में लिया। अब देखते हैं प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा में इन्होंने किस चीज़ को लिया, तो इन्होंने एल्गी, प्रोटोजोआ, अमीबा, इन चीज़ों को इन्होंने जगत प्रोटिस्टा में लिया है। जगत प्रोटिस्टा में किसे लिया है? एल्गी, प्रोटोजोआ को। अब बात करते हैं मोनेरा की। मोनेरा में उन्होंने स्पेशली बैक्टीरिया को सम्मिलित किया है। किस चीज़ को सम्मिलित किया है? तो मोनेरा में। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि मोनेरा में किसे सम्मिलित किया गया, तो बैक्टीरिया को सम्मिलित किया गया। प्रश्न में अंतिम देखते हैं कि जगत किंगडम जो फंजाई है या फंगस है, इसमें किसे शामिल किया, तो इसमें मशरूम को, यीस्ट को और मोल्ड को इन्होंने जगत फंजाई में शामिल किया है। जगत फंजाई दोस्तों इसे कवक की एक शाखा, ये हिंदी में कवक बोला जाता है ना। अब एक बुक से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन लेके आए जो सभी एग्जामों में पूछा ही जाता है कि फिलोसॉफी जूलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। फिलोसॉफी जूलॉजी
सोचिए दोस्तों कि फिलोसॉफी जूलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए, लेमार्क, डार्विन, अरस्तु और लिनियस। तो दोस्तों फिलोसॉफी जूलॉजी पुस्तक के लेखक हैं लेमार्क महोदय। अब हम इनके बारे में भी जानेंगे कि डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है, अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है और लिनियस की पुस्तक का नाम क्या है। जैसे देखते हैं अरस्तु, जिसे हम जंतु विज्ञान के जनक, एथिक्स के जनक या बहुत सारे विज्ञान के जनक बोला जाता है उन्हें। इनकी सबसे वैसे पॉलिटिक्स इनकी अच्छी बुक है, बहुत ज़्यादा अच्छी चर्चित बुक है। और जूलॉजी से संबंधित अगर हम बात करें तो हिस्टोरिया एनिमलिया इनकी सबसे अच्छी बुक है। अब हम बात करते हैं डार्विन महोदय की, जो इन्होंने बीगल नामक जहाज पर समुद्री यात्राएं की थी। स्पीसीज ऑफ ओरिजिन इनकी बुक है। जीवों की उत्पत्ति इन्होंने दिया है। एक है लेमार्क महोदय की हमने बताई थी फिलोसॉफी जूलॉजी। लिनियस, जिसे हम वर्गीकरण के जनक बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन इनकी बुक है सिस्टेमा नेचुरी। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। आपको समझाने के लिए हमने इनके डायग्राम लाए हैं कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये किसकी बुक है? सिस्टेमा नेचुरी, ये कैरोलस लिनियस की बुक है, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। अरस्तु, एक है हमारे चार्ल्स डार्विन, जिनकी बुक है दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न की प्रकृति की ओर आगे बढ़ते हैं कि अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने को क्या कहते हैं। अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने को क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है टेंडन, फाइबर, लिगामेंट या इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए? जब अस्थि को बोन मेरो या बोन या हड्डियों से जब कोई चीज जोड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। दोस्तों जब अस्थियों को मांसपेशियों से जिसे जोड़ता है वो टेंडन कहलाता है। ये कुछ डायग्राम है, ये है बोन और ये है मसल्स। जब इन दोनों को आपस में कोई जोड़ता है तो उसे बोलते हैं टेंडन। इसी प्रकार जब हड्डी को हड्डी या अस्थि को अस्थि ही जोड़ती है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं फिलामेंट या लिगामेंट। जब अस्थि को अस्थि से लिगामेंट के द्वारा जोड़ा जाता है और अस्थि को मसल्स के द्वारा किससे जोड़ा जाता है? टेंडन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम और केंद्रक। क्या होना चाहिए कि कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? तो कोशिका के कंकाल तंत्र के बारे में हम अगर बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा गोल्जी बॉडी के बारे में भी बता देते कि गोल्जी बॉडी सबसे पहले खोज के बारे में तो कैमिलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की और अपने ही नाम पर गोल्जी बॉडी इसका नाम दिया। इसका कार्य देख लेते कि जब प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के बाद जो प्रोटीन जो बचता है उसको संचयन करने का कार्य, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य, रख रखाव का कार्य कौन करेगा? गोल्जी बॉडी करेगा। लाइसोसोम के बारे में भी बात करते हैं कि लाइसोसोम क्या करता है। तो ये देखा जाए तो 2 रूपों में विख्यात है। एक तो कोशिका के सफाई कर्मी के रूप में विख्यात है और एक दूसरी देखा जाए तो आत्मघाती थैला के रूप में विख्यात है। दोनों के बारे में बात करते हैं कि जैसे दैनिक क्रियाएं होती रहती है तो बहुत सारे सेल से डिग्रेडेशन या फिर उन समाप्त तो होती रहती है, तो इनकी सफाई करने का काम लाइसोसोम करता है। इसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी कुछ जैविक क्रियाओं की वजह से ये अपनी ही कोशिकाओं को समाप्त कर जाता है। इसी वजह से इसको बोलता है
आत्मघाती थैला, इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज देखा जाए तो इसकी खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। केंद्रक के बारे में बात करें तो सबसे आधारभूत क्रियात्मक संरचना केंद्रक होती है। इसकी खोज के बारे में बात करें तो रॉबर्ट हुक और एक रॉबर्ट ब्राउन। अब दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, रॉबर्ट हुक और एक है ब्राउन। अब कोशिका पढ़ रहे तो दोनों चीजों के बारे में आपको याद होना चाहिए। रॉबर्ट हुक सेल और केंद्रक न्यूक्लियस। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई और रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल की खोज की गई है। हम चाहते हैं कि एक ही प्रश्न से 4 से 5 क्वेश्चन आपके कवर हो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने बताया था कि ये 2 प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ और स्मूथ क्या है? इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसमें रटने की जरूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि जहाँ राइबोसोम के कण चिपके हुए होते हैं उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। मतलब यहाँ प्रोटीन संश्लेषण ज़्यादा होता है, यहाँ प्रोटीन का निर्माण होगा। और जहाँ राइबोसोम के कण एब्सेंट होंगे, मतलब चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर जहाँ रहेगी वहाँ फैट का निर्माण होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि फैट कहाँ बनती है, प्रोटीन। तो ये इस प्रकार से आपको समझाने की कोशिश की कि 2 प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, रफ और स्मूथ। रफ जहाँ राइबोसोम के कण चिपके होते हैं तो वहाँ किस चीज़ का निर्माण होता है? वह प्रोटीन का निर्माण होता है। जहाँ राइबोसोम के कण एब्सेंट होते हैं उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एक नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इंसुलिन की खोज किसने की? बेंटिंग, स्टर्लिंग, हार्वे, हॉपकिंस। तो देखा जाए इंसुलिन की खोज बेंटिंग नामक वैज्ञानिक ने की है। अब इनके बारे में भी बात कर लेते कि स्टर्लिंग, हार्वे और हॉपकिंस ने क्या किया। तो अगर देखा जाए तो स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने हार्मोन की खोज किसने की? तो स्टर्लिंग। विलियम हार्वे जिन्होंने रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन, और हॉपकिंस इन्होंने विटामिन की खोज की। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इंसुलिन की खोज बेंटिंग नामक वैज्ञानिक ने की, स्टर्लिंग ने हार्मोन की, हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की और हॉपकिंस ने विटामिन की खोज की। ये बेंटिंग मुद्दे हैं। अब एक क्वेश्चन आया है, जिस विज्ञान में मत्स्य का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस विज्ञान में मत्स्य का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे लिम्नोलॉजी कहते हैं? क्या उसे इक्तियोलॉजी कहते हैं? क्या उसे पिसिकल्चर कहते हैं? ये बी और सी। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होना चाहिए? एक बार और आप पढ़ लीजिए। जिस विज्ञान में मत्स्य का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी, इक्तियोलॉजी, पिसिकल्चर, बी एंड सी दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए बी, इक्तियोलॉजी। माना कि पिसिकल्चर इसी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो मत्स्य खेती अगर करना है तो पिसिकल्चर में होती है, ना कि अध्ययन। इक्तियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। अब लिम्नोलॉजी किस क्षेत्र की शाखा है? तो लिम्नोलॉजी जहां नदियों का, तालाबों का, सरोवर या समुद्र जहां पानी का अध्ययन किया जाता है उसे लिम्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। एक और क्वेश्चन बनता है कि जहां कृत्रिम रूप से मछलियों को कृत्रिम रूप से पाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक्वेरियम कहते हैं। ये एक्वेरियम का डायग्राम दिया है। इक्तियोलॉजी है जहां मछलियों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों पीडीएफ आपको लिंक के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी, तो आप इसके लिए नो टेंशन रहे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जिस कोशिका में जीवाणु भक्षण का गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे श्वेत रक्त कणिका कहते हैं? क्या लाल रक्त कणिका कहते हैं? क्या उसे प्लेटलेट्स कहते हैं या लसिका कणिका कहते हैं?
एक बार और ध्यान से आप प्रश्न को सुन लीजिए कि जिस कोशिका में जीवाणु भक्षण का गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, प्लेटलेट्स या लसिका कणिका? इसका आंसर आएगा दोस्तों श्वेत रक्त कणिका। आइए देखते हैं श्वेत रक्त कणिका के बारे में। व्हाइट ब्लड सेल, इसमें मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश की एग्जामों की बात करते तो एक हमने क्वेश्चन बनाया आपके लिए कि मध्य प्रदेश राज्य की मछली का महाशीर, जो मध्य प्रदेश की जो राज्य की मछली महाशीर है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? यहां से भी आपको एक दो क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा कि मध्य प्रदेश राज्य की मछली महाशीर का वैज्ञानिक नाम क्या है। क्या उसका वैज्ञानिक नाम प्लेटमिस्टा गंगेटिका है, क्या गंबूसिया है, क्या प्यूटिटेरा है, या गेलस डोमेस्टिकस है? तो दोस्तों इसका नाम है प्यूटिटेरा या टोरटोर। ये मध्य प्रदेश की चंबल नदी में यह सबसे ज्यादा पाई जाती है मध्य प्रदेश में, इस वजह से इसे यहाँ की राज्य की मछली घोषित किया गया है। अभी डॉल्फिन संरक्षण केंद्र बनाया गया था, ये गत वर्ष का करंट अफेयर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जो डॉल्फिन संरक्षण केंद्र है वो पटना में बनाया गया है। आपका समय ना लेते हुए जल्दी मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ। प्यूटिटेरा टोरटोर ये महाशीर मछली है जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की राज्य की मछली है। प्रश्न नंबर 16 पे बात करते हैं कि विषाणु के कण को क्या कहा जाता है। एक बार वो प्रश्न को दोहराता हूँ, विषाणु के कण को क्या कहा जाता है? क्या उसे कैप्सिड कहते हैं, क्या उसे विरियन कहते हैं, क्या कैप्सोमियर कहते हैं, या उपरोक्त सभी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रेंजर की एग्जाम में ये पूछने की संभावना 100% रहती है कि विषाणु के कण को क्या कहते हैं। बहुत ही मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आप इस पर थोड़ा अमल करें। विषाणु के कण को क्या कहते हैं? कैप्सिड, विरियन, कैप्सोमियर, उपरोक्त सभी। इसके बारे में भी हम अच्छी तरीके से जानेंगे, इसके अंदर को क्या कहते हैं। विषाणु के कण को क्या कहते हैं? तो विषाणु के कण को विरियन कहते हैं। विषाणु के कण को क्या कहते हैं? जब विषाणु का एक कण पाया जाएगा उसे विरियन कहेंगे। अब देखते हैं कैप्सिड किसे कहते हैं। अब जैसे हमने माना कि ये हमारा एक विषाणु है, ये उसका एक कुछ जेनेटिक मटेरियल है ना। जेनेटिक मटेरियल अर्थात हम बोल सकते हैं आनुवंशिक पदार्थ, या तो वो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। इनके बारे में भी पता होना चाहिए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो कैप्सिड से मतलब होता है जो जेनेटिक पदार्थों को घेरे हुए रहता है उसे कैप्सिड कहते हैं। अब आपके लिए दो चीज और इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको दो चीज तो पता हो गई कि विषाणु के कण को विरियन कहते हैं, और विषाणु के जो केंद्रक में जो जेनेटिक पदार्थ होता है उसे घेरने वाली संरचना को कैप्सिड कहते हैं। अब दो चीज और जहां से हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, विरियन या विरियोइड और पिरियन। वायरोइड और प्रियॉन्स। वायरोइड और पिरियन किसे कहते हैं? तो वायरोइड के बारे में बात करते हैं जहां इन्फेक्शन आरएनए मॉलिक्यूल होता है। जहां इन्फेक्शन आरएनए मॉलिक्यूल होता है उसे वायरोइड या विरियन कहते हैं। प्रियन किसे कहेंगे? जहां सिर्फ इन्फेक्शन प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा। अब देखिए दोस्तों, सिर्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा तो उसे प्रियन कहेंगे। जहां इन्फेक्शन आरएनए मॉलिक्यूल होगा उसे विरियंस कहेंगे। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं? चार चीज आपको बताई है कि वायरस के कण को वायरोइड कहते हैं। वायरस के जो केंद्रक है उसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसे घेरने वाली संरचना है, केंद्रक को घेरने वाली जो संरचना उसे कैप्सिड कहते हैं। वायरोइड उसे कहते हैं जहां सिर्फ आरएनए मॉलिक्यूल हो तो उसे वायरोइड कहेंगे। प्रियंस उसे कहेंगे जहां सिर्फ
प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा उसे प्रियॉन्स कहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये कुछ आपके लिए आपके ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए मैं लेके आया हूँ। एक और चीज़ होती है बैक्टीरियोफेज, यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन बना है, यूपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन बना है कि जीवाणु को संक्रमित करने वाली या जीवाणु को समाप्त करने वाली एक विषाणु को क्या कहते हैं, ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं। तो जीवाणु या फिर वायरस को ही समाप्त करने वाली फेज को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। हमारी जो गंगा नदी अगर आज भी थोड़ी बहुत स्वच्छ है तो वो इसी वजह से यहाँ बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु या बीजाणु रोधी या इसे बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, ये पाया जाता है गंगा नदी में, इस वजह से गंगा नदी का पानी स्वच्छ रहता है। नए क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि यीस्ट द्वारा एंजाइम की सहायता से शर्करा के किण्वन द्वारा क्या प्राप्त होता है। मतलब फर्मेंटेशन अगर आपको पता है तो इस प्रश्न में आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए कि यीस्ट के द्वारा एंजाइम की सहायता से शर्करा के किण्वन के द्वारा क्या प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होना चाहिए, क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी, क्या अल्कोहल प्राप्त होगा, या दोनों, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, या ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप सभी को पता होना चाहिए। एक केमिकल रिएक्शन भी होती है, आपके लिए मैं लेके आया हूँ। इसका आंसर है उपयुक्त आ और बा दोनों, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल दोनों। आइए केमिकल रिएक्शन के बारे में देखते हैं। यीस्ट की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का जब फर्मेंटेशन, ग्लूकोज का फर्मेंटेशन मतलब C6H12O6 का जब फर्मेंटेशन यीस्ट की उपस्थिति में होगा तो इथेनॉल 2C2H5OH बनता है, जिसे हम अल्कोहल बोलते हैं ना, और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं कि कार्टोजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। वन्य जीवों के अवैध व्यापार से, वायु प्रदूषण के उन्मूलन से, वनों के संरक्षण से, या जैव सुरक्षा समझौता से। कार्टोजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्या कार्टोजेना प्रोटोकॉल वन्य जीवों के अवैध व्यापार से संबंधित है, क्या वायु प्रदूषण से संबंधित है, क्या वनों के संरक्षण से संबंधित है, या फिर जैव सुरक्षा से समझौता। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा जैव सुरक्षा। इसके बारे में मैं कुछ डिटेल लेके आया हूं आपके पास कि जो कार्टोजेना प्रोटोकॉल है ऑन बायोसेफ्टी, जैव सुरक्षा से संबंधित है। ये कब एडॉप्ट किया गया है? तो 2000 में से एडॉप्ट किया गया है और 2003 से पूर्ण रूप से लागू हुआ है। कुछ और फैक्ट जानते हैं, 196 पार्टियों ने इसमें भाग लिया था और 168 देशों ने इस पर सिग्नेचर किए हुए हैं। दोहरा देता हूं कि कार्टोजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है या जैव सुरक्षा से संबंधित है। ये 2000 में लाया गया और 2003 में पूर्ण रूप से लागू है। 196 पार्टियों ने इस पर भाग लिया है और 168 देशों ने इस पर सिग्नेचर किए हुए हैं। कुछ सुमेलित करना है आपको कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। इसमें 3 कथन सत्य है। तो आपके ज्ञानवर्धन के लिए हमने एक प्रश्न बनाया है कि निम्नलिखित में से असत्य को छांटिए। अफीम, ये देखिए, ये उत्पाद है और ये प्राप्त करता है कि ये कहाँ से प्राप्त होते हैं। कि जो अफीम है क्या वो पोस्ता के कच्चे फल से प्राप्त होता है? हींग है क्या फेरुला की जड़ों से प्राप्त होता है? रेजरपिन क्या वो राउरफेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है? या कैफीन तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होता है? तो प्रश्न को अच्छी तरह से ही पढ़ोगे तभी जाके इसका आंसर आपको प्रश्न में ही मिलेगा दोस्तों। कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि तंबाकू में निकोटिन पाया जाता है, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। जब कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है तो कैफीन तंबाकू की पत्तियों में कहाँ क्या करेगा? तो इसका आंसर यही होना चाहिए। कैफीन कहाँ पाया जाएगा? तो कैफीन कॉफ़ी में पाया जाता है। अब ये भी पता होना चाहिए कि तंबाकू की पत्ती में क्या पाया जाता है। तो तंबाकू की पत्तियों में बता ही दिया है कि निकोटिन पाया जाता है। अब आपके ज्ञानवर्धन के लिए अफीम, हींग और रेजरपिन के बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहले कैफीन, ये जो तंबाकू की पत्तियां की
ये तंबाकू की पत्तियों से क्या प्राप्त होता है, तो ये निकोटीन यहाँ से प्राप्त हो रहा है। एक एल्केलाइड है, पिछली बार एमपीपीएससी ने यहीं से क्वेश्चन भी पूछा था एल्केलाइड के बारे में। फेरुला की जड़ों से हींग प्राप्त होता है, देख लीजिए दोस्तों, फेरुला की जड़ों से प्राप्त होता है हींग। और रेजरपिन की जो जड़ों से, राउरफेलिया की जड़ों से रेजरपिन प्राप्त होता है। प्रश्न के अंतिम चरण में हम देखते हैं, कुछ प्रश्न और बच्चे हैं दोस्तों, तो आप बोर ना हो। दलदली भूमि में श्वसन मूल जड़ों को क्या कहते हैं? दलदली भूमि में, जहाँ जैसे हम डायरेक्टली उदाहरण लेते हैं, आपको ले चलते हैं सुंदरवन। सुंदरवन में श्वसन मूल जड़ सर्वाधिक पाई जाती है, तो उनको क्या कहते हैं? क्या उनको मैंग्रोव जड़ें कहते हैं, क्या उनको न्यूमेटोफोर कहते हैं, क्या उनको द्वितीयक जड़ें कहते हैं, या मूसला जड़ें कहते हैं? क्या कहना चाहिए? आइए इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। कुछ इस प्रकार की जड़ें होती है जो दोस्तों, जहाँ दलदली भूमि में उनको जब श्वसन की क्रिया करनी पड़ती है, ऐसा नहीं होता है कि श्वसन सिर्फ पत्तियों से होता है। कुछ कुछ पौधों में श्वसन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, है ना, इनके लिए श्वसन मूल्य जड़ भी पाई जाती है, तो ये न्यूमेटोफोर कहते हैं। ये दलदली भूमियों में पाई जाती है। अंतिम कड़ी में हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा जंतु मोलस्का संघ का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु मोलस्का संघ का है? क्या डेविल फिश है, क्या डॉग फिश है, क्या जेली फिश है, या कटल फिश है? सभी के बारे में आपसे बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु मोलस्का संघ का है। मोलस्का, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोर्डेटा संघ में कौन से मछलियाँ आएंगी। ये मछलियों से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, तो यहाँ से आपका बहुत बार, जैसे एमपीपीएससी, नीट या जितनी भी अदर एग्जाम जहाँ से बायोलॉजी आता है, फॉरेस्ट रेंजर, इनमें यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि असत्य फिश को पहचानिए, सत्य फिश कौन सी है। तो मैं आपके लिए इसीलिए ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो कटल फिश है वो मोलस्का से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रश्न आपका था निम्नलिखित में से कौन सा जंतु मोलस्का संघ का है, तो कटल फिश मोलस्का संघ की है। ये असत्य फिश का एक उदाहरण है। देख लीजिए दोस्तों, ये कटल फिश है। अब साथ में हमने कुछ और उदाहरण दिए थे, जैसे डेविल फिश, ये डेविल फिश है, ये कोर्डेटा संघ से रिलेटेड है। डॉग फिश जिसे स्कोलियोडियन बोलते हैं, ये भी कोर्डेटा संघ से है। एक और है जेलीफिश। जेलीफिश, आप इसके बारे में आपने देखा होगा कि ये किनाइडेरिया जेलीफिश, जहाँ दो अवस्था पाई जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि पोलिप और मेड्यूसा अवस्था कहाँ पाई जाती है, किस क्षेत्र या किस जंतु में पाई जाती है, तो वो जेलीफिश में पाई जाती है, पोलिप और मेड्यूला अवस्था। आपको आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा कि निम्न में से कौन सा जंतु मोलस्का संघ का है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें जो 3 ऑप्शन है मोलस्का संघ के नहीं है, सिर्फ एक ही कटल फिश है जो मोलस्का संघ का है। कैनाइडेरिया संघ का है जेलीफिश, डॉग फिश और डेविल फिश कोर्डेटा संघ के। आपको इसका मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश भी की है कि डेविल फिश, स्कोलियोडॉन ये कोर्डेटा संघ के हैं, जेलीफिश जो अपनी कैनाइडेरिया संघ की है। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ इसी प्रकार से हम आगे भी हम इस प्रकार से लेक्चर लेते आएंगे। आपका फीडबैक अगर अच्छा मिला तो हम जरूर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।